मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे थे और बैंकिंग में 3 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। बैंकों का सामान्य परिचय, बैंकों के आय के स्रोत और बैंकों द्वारा अपने आय को निवेश के क्या कहाँ करता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो गई। अब आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा विषय है साख पत्र, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, साख पत्र। और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंक में कौन कौन से साख पत्र जारी करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। साख पत्र से आशय होता है कि यह एक लिखित प्रलेख होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से वादा किया जाता है कि हम अमुक तिथि को जो इसमें धनराशि लिखी गई है उतना अदा करने का वचन देते हैं। सिंपल सी बात है। साख पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा या सरकार द्वारा यह वादा किया जाता है कि इस साख पत्र के अंतर्गत जो धनराशि लिखी गई है और जिस तिथि को भुगतान की तिथि लिखी गई है उस तारीख को मैं ये पैसा, ये धन या मांगे जाने पर इसको चुकता करूंगा, वादा करता हूं। ठीक, तो ये हो गया हमारा साख पत्र। मोटा मोटी साख पत्र को हम लोग कह सकते हैं ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र, यानी किसी से हम उधार ले रहे हैं उसका एक सर्टिफाइड लिखित जो है सर्टिफिकेट होता है आपका साख पत्र। और इसको हम साख मुद्रा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पे अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है, तो सबको पता है कि विनिमय मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। जहां जहां पे हम मुद्रा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उसका प्रयोग करने में थोड़ी असुविधा होती है तो वहां पे हम साख पत्रों का सहारा लेते हैं। जैसे होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जाना, किसी दूसरे शहर में जाना है। आज तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन प्रारंभ में जब बहुत पहले होता था कि लोगों के पास साधन थे तो कैश लेके आना जाना बड़ा मुश्किल होता था, नहीं धन को लेकर के आना जाना जिसको होता है, तो उसके लिए साख पत्र का प्रचलन आया। उसी चीजों को लेकर तो हम ये तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं कि मुद्रा और साख मुद्रा, इसको हम साख मुद्रा भी कह सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो साख मुद्रा और साख मुद्रा में अंतर का जो प्रमुख आधार है उसके आधार पर हमने यहाँ पे बना दिया है, आपको चार्ट बना दिया है, इससे आपको लिखने पढ़ने में सहूलियत होगी। तो आइए बात करते हैं। जो अंतर का आधार आपका है निर्गमन, यानी कि मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, तो केंद्रीय, किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा का निर्गमन करता है। और साख पत्र कौन निर्गमित करता है, तो वही बताया जैसे कि एक लिखित प्रमाण पत्र होता है किसी व्यक्ति द्वारा, किसी फर्म द्वारा या सरकार द्वारा। तो व्यक्ति कर सकता है, कोई फर्म कर सकती है या सरकार कर सकती है। तो ये साख मुद्रा का निर्गमन हो गया। अब आता है आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विधिग्राहिता। विधिग्राहिता मतलब कि इसको स्वीकार करने के पीछे कानूनी अधिकार है कि नहीं। तो आपके मुद्रा के पीछे 100% आपका विधिग्राह्य होता है। मुद्रा एक विधिग्राह्य होती है और साख पत्र विधिग्राह्य नहीं माना जाता है। आप उसको ले भी सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मुद्रा अनिवार्य रूप से लेना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपको विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा दे रहा है तो आपको स्वीकार करना होगा, लेकिन एक बार के लिए आप साख पत्र को जो है अस्वीकार कर सकते हैं। उसके आगे आता है एक रूपता। एक गुण होता है पत्र मुद्रा का जो अनिवार्य रूप से उसमें पाया जाता है। यानी कि कोई भी नोट है, से कोई भी नोट, मान लीजिए 500 का नोट है, सभी 500 नोट एक जैसे, एक अनुरूप दिखेंगे। 100 का नोट एक जैसा दिखेगा, 10 का सिक्का एक जैसा दिखेगा। तो एक रूपता होती है। तो मुद्रा में आपकी एक रूपता मिलती है, लेकिन साख पत्रों में एक रूपता नहीं पाई जाती है। जरूरी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। क्रय शक्ति अगला आता है, परचेजिंग पावर। तो क्रय शक्ति का ये पूरी तरह मुद्रा जो है क्रय शक्ति उसके अंदर होता है। और जो आपका ये साख पत्र है वो सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से क्रय शक्ति उसके अंदर होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम साख पत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत आपका आता है, हमने ये लिख रखा है प्रकार, चेक आता है, विनिमय विपत्र आता है, प्रतिज्ञा पत्र आता है, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र,
साख स्वीकृति पत्र, इतने चीज आपको सिलेबस में इसको पढ़ने हैं। तो ये तमाम है जो हमारे प्रकार हैं। तो ये एक तरह से खाली क्रय शक्ति का प्रतीक होते हैं। ये इसको पूर्ण रूप से आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा जो है आपका पूर्ण रूप से क्रय शक्ति उसके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आप मुद्रा दे कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन अगर साख पत्र में किसी को हम चेक दे रहे हैं किसी सामान को लेने के लिए, तो हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं मैं सामान नहीं दूंगा, आप मुद्रा देंगे तभी हम आपको सामान देंगे। इस तरह से कर सकते हैं, वो सिंबॉलिक होता है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर क्रय शक्ति प्रतीकात्मक होता है। मूल्य का मापक, मुद्रा पूरी तरह से मूल्य का मापक होता है, साख पत्र आपका मूल्य का मापक नहीं है। हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे ये मुद्रा के विशेषताओं में कि एक रूपता होता है, क्रय शक्ति होती है, मूल्य का मापक होता है, विनिमय का माध्यम होता है, इत्यादि इत्यादि चीजें ये सब है। तो मूल्य मापक इसमें होता है, साख पत्र में नहीं होता है। विनिमय का माध्यम, बिल्कुल मुद्रा आपका विनिमय का माध्यम है, जबकि जो आपका साख पत्र है वो धन के हस्तांतरण का माध्यम है। यानी कि चेक के माध्यम से हमने चेक पे भर दिया 10,000 रुपए, तो जो किसी देते तो एक तरह से वो हमारे बैंक से दूसरा व्यक्ति अधिकृत हो जाता है वो उतना पैसा निकालने के लिए। यानी कि हम मुद्रा धन का हस्तांतरण कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, तो ये धन के हस्तांतरण का साधन होता है, न कि विनिमय का माध्यम होता है। प्रचलित क्षेत्र, मुद्रा हर जगह स्वीकार किया जाता है, यानी कि जो आपके देश की सीमा रेखा है वहां पे हर जगह स्वीकार की जाएगी। लेकिन इसका साख पत्र का एक सीमित क्षेत्र होता है, हो सकता है कि सब जगह न स्वीकार किया जाए, कुछ जगह करे कुछ जगह न करे। हस्तांतरण, हस्तांतरण से मतलब है मुद्रा एक जगह से दूसरे जगह, एक हाथ से दूसरा हस्तांतरित की जाती है आराम से। मेरे जेब में 100 रुपए है, वो हम किसी और को दे सकते हैं, किसी और ने किसी और को दे सकते हैं। इस तरह से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होता रहता है। तो हस्तांतरण गुण मुद्रा में पाया जाता है, जबकि साख पत्र का बेचान किया जाता है, इंडोर्समेंट करते हैं, उसको बेचान करते हैं। और इस जैसे हम लोग विनिमय विपत्रों का बेचान पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में, उसी तरह से जानते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो किसी चेक का भी बेचान होता है, इंडोर्समेंट होता है। तो जितने भी साख पत्र आपके हैं इसका हम बेचान करते हैं, न कि हस्तांतरण करते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको डिटेल में चर्चा हम कर लेंगे। फिर आता है सर्वग्राह्यता। सर्वग्राह्यता मतलब क्या सब लोग स्वीकार करते हैं? तो मुद्रा में सर्वग्राह्यता गुण पाया जाता है, मुद्रा को हर व्यक्ति स्वीकार करता है, जबकि चेक को हमारे साख पत्र को के अंदर सर्वग्राह्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये हमारे मोटे मोटे अंतर हैं कि मुद्रा और साख मुद्रा में क्या अंतर है। यहां तक तो बात हो गई। अब आगे आते हैं कि जो साख मुद्रा हमारा है इसके प्रकार क्या क्या है। जैसे हमने चर्चा किया कि हमारे प्रकार के रूप में चेक है, विनिमय विपत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, बैंक ड्राफ्ट है, कोषागार विपत्र है, यात्री चेक है, साख प्रमाण पत्र और ऋण स्वीकृत प्रमाण पत्र। इन सबों में के बारे में हम चर्चा करेंगे क्रमशः आने वाले दिनों में। आज का हमारा मुख्य विषय है चेक। हम लोग चेक के बारे में बात करते हैं। चेक से सब लोग परिचित होंगे, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एक उपभोक्ता जो बैंक में जाकर के अपना खाता धारक होता है और अपना धन बैंक में जमा करता है, तो उसके बदले में धन की निकासी के लिए या तो विड्रॉल फॉर्म भर के जमा निकाल लेता जाकर के व्यक्ति, लेकिन अगर मान लीजिए स्वयं नहीं जा पा रहा है तो ऐसे में चेक इशू हो जाता है और उस चेक के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को भेज करके पैसा निकलवा सकते हैं या स्वयं जाकर निकाल सकते हैं, या किसी अन्य कार्य के लिए मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, कोई परचेजिंग कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके बदले में धन न दे करके चेक दे सकते हैं। तो जो विक्रेता है उसको हमने चेक दिया, वो जाकर के बैंक से पैसा ले सकता है। तो इस तरह से एक सुविधा हो जाती है। इसीलिए वो साख का प्रमाण पत्र है कि हमारे पास पैसा है, हमारे बैंक में पैसा है, आप इस कागज के टुकड़े को लीजिए और मुझे वस्तु दे दीजिए। का आप जाएंगे बैंक में तो आपको धन मिल जाएगा। तो चेक की एक लिखित आज्ञा पत्र होता है। चेक एक लिखित आज्ञा पत्र होता है। जो खाता धारक होता है वो अपने बैंक को आदेश करता है कि अमुक व्यक्ति को, यानी कि इसमें जिसका नाम लिखा है, इस चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा है, उसको इतना रुपए अदा करें। एक तरह से वो व्यक्ति जब जो लेके जाएगा तो बैंक उसको पैसा दे देता है।
तो चेक में चेक की विशेषताएं क्या होती है, तो उसमें आइए चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। चेक की विशेषताएं, विशेषताओं में क्या होता है, यह आज्ञा, लिखित आज्ञा है, लिखित रूप में सब कुछ होता है। लिखित रूप में आज्ञा देता है कौन, किसको देता है, जो खाता धारक है वो अपने बैंक को आदेश करता है कि इसमें जो भी धनराशि लिखी है और जिस व्यक्ति को लिखी है वो उस व्यक्ति को उतना रुपया वो अदा कर दे। फिर आगे शर्त रहित, दूसरी विशेषता है चेक की शर्त रहित, इसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई जाती है, शर्त रहित होता है ये। फिर आगे है बैंक विशेष पर लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि जो खाता धारक है, जिस बैंक में उसका खाता होगा उसी जगह पे उसी को वो लिखेगा, उसी को आदेशित करेगा। तिथि होनी चाहिए। बैंक, मान लीजिए एक हम प्रारूप की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका चेक है, ये किस तरह का, कई लोग देखे भी होंगे चेक। तो चेक में यहाँ पे आपका डेट हो जाता है, डेट, ठीक। यहाँ पे धनराशि का खाना बना होता है जिसमें, और इस तरह से कुछ होता है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या, और यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं। और किसको अदा करना है, अदा करने वाले का नाम, यानी कि इसको हम बोलते हैं पेई, किसको देना है। तो ये, और यहाँ पे बैंक का नाम छपा होता है ऑलरेडी, बैंक का नाम जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवी, इसको बोलते हैं ड्रॉवर। तो ये एक प्रारूप है। तो यहाँ पे एक डेट लिखना अनिवार्य होता है। हम तिथि की बात कर रहे थे, डेट आरबीआई के नियमानुसार अब कोई भी चेक की आयु जो होती है निश्चित कर दी गई है 3 माह। 3 माह में भी भुगतान कर लेना होता है, अन्यथा की स्थिति में आपको दोबारा चेक को कैंसिल कराना होगा और दोबारा चेक इशू करना होगा। तो एक तिथि होना अनिवार्य होता है। लेखक का हस्ताक्षर, यानी कि जो चेक लिख रहा है, जो खाता धारक है, उसका हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से यहाँ पे होना चाहिए। निश्चित धनराशि, एक निश्चित मात्रा में यहाँ पे रुपए होना चाहिए कि कितना रुपए का भुगतान करना है, वो शब्दों, अंकों में और शब्दों में यहाँ पे लिखा होता है। मांग पर भुगतान, यानी कि जब बैंक में को ये पेई जो व्यक्ति है जिसको भुगतान चाहिए वो लेके जाता है तभी बैंक उसको भुगतान करता है। तो ये हमारी मोटी मोटी विशेषताएं होगी एक चेक की। अब आते हैं आगे, बात करते हैं चेक के पक्ष, यानी चेक के कितने पक्ष होते हैं। चेक में कुल 3 पक्ष होते हैं। एक तो होता है लेखक, दूसरा होता है लेनदार, तीसरा होता है देनदार। लेखक को हम आहर्ता कहते हैं या ड्रॉवर कहते हैं। बैंक में जिसका खाता होता है वो खाता धारक लेखक होता है क्योंकि वही चेक लिखता है, उसको हम आहर्ता भी कहते हैं और ड्रॉवर भी कहते हैं, जिसका कि सिग्नेचर आप यहाँ पे करते हैं। फिर जो दूसरा होता है लेनदार, जिसको हम भुगतान हमको देना है, जिसको पैसा हम कह रहे हैं कि आप भुगतान दो, तो लेनदार या उसको अदाता कहते हैं या पेई कहते हैं। यहाँ पे उसका नाम लिखा रहेगा। तीसरा आता है देनदार, यानी देनदार मतलब ये बैंक, जो भी बैंक होता है, बैंक जो है हमारा देनदार होता है। देनदार हमारा बैंक होता है और ये होता है खाता धारक, और पेई मतलब इसको भुगतान पाने वाला, भुगतान पाने वाला। भुगतान पाने वाला। तो तीसरा पक्ष देनदार, आहर्ता, ड्रॉवी या बैंक। तो इस तरह से ये हमारे 3 पक्ष हो गए। अब आगे चलते हैं बैंक चेक के प्रकार। तो चेक के कई प्रकार हो सकते हैं, होते हैं, और मोटा मोटी हमने ये बना लिया है। वाहक चेक यानी बियरर चेक, आदेशित चेक यानी ऑर्डर चेक, पूर्व तिथि चेक एंड डेटेड चेक, पुराना चेक यानी स्टेल चेक, उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक, रेखांकित चेक, क्रॉस चेक, खुला चेक जिसको ओपन चेक कहते हैं, कोरा ब्लैंक, प्रमाणित चिन्हित चेक, कटा-पटा विकृत चेक या जाली चेक। इस तरह से है। तो आइए करके कम से कम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो वाहक चेक से आशय है
बियरर, ऐसा चेक जिसको सीधे सीधे ये जो लिखा गया है इसमें किसी का नाम नहीं रहेगा। अगर नाम भी होता कोई बात नहीं, जिसके हाथ जो लेकर जाएगा, जो व्यक्ति के हाथ में चेक रहेगा, बैंक काउंटर पे जाएगा, वो उसको भुगतान कर देंगे, उसको हम बियरर चेक करते हैं। और दूसरा आता है ये, इसमें क्या है कि सुरक्षित नहीं माना जाता है। हो सकता है मैं लेकर जा रहा हूं कहीं गिर जाए मुझसे, तो जो पाएगा उसको भुगतान मिल जाएगा। तो आमतौर पे बियरर चेक छोटी धनराशि के लिए किया जाता है, नहीं तो आमतौर पर आदेशित चेक ही करना चाहिए। और आदेशित मतलब आदेश किसी को निर्दिष्ट व्यक्ति को आदेशित करते हैं कि हाँ आपका यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, ये व्यक्ति ही जाएगा बैंक में, तब उसको वो पैसा भुगतान दिया जाएगा। कई कई केस में इसमें जो है आपके इसके चेक के दूसरे साइड में उस व्यक्ति का दस्तखत सिग्नेचर कराया जाता है, और जो ड्रॉवर होता है, जो खाता धारक होता है, उसके सिग्नेचर को प्रमाणित कर देता है, ताकि बैंक में जाकर के जिसको भुगतान देना है कैशियर जो है उसके सिग्नेचर कराए, और उसके बाद उससे मिलान करके तब उसको पैसा दे के हाँ यही जिस व्यक्ति का नाम लिखा वही व्यक्ति है, ये इस चीज को जांच करने के लिए। पूर्व तिथि चेक यानी कि ऐसा चेक, ये 3 जो आपका है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर, मान लीजिए कि आज जो है 27 है, 27/4/2020 आज का डेट है। अगर किसी तिथि, मान लीजिए आज हम चेक लिख रहे हैं, आज के डेट में हम चेक लिख रहे हैं, लेकिन हमने डेट डाल दिया कि 25/4/2020, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व तिथि चेक, यानी कि आज के डेट न लिख करके हमने पीछे का डेट लिख दिया, तो ये हो जाएगा पूर्व तिथि चेक। इसी तरह से आपका उत्तर तिथि की बात करें तो हम मान लीजिए 30 तारीख लिख देते हैं, 30/4/2020, तो जो ये चेक हो जाएगा ये पोस्ट डेटेड हो जाएगा, यानी कि आज हम बैठ के चेक लिख रहे हैं लेकिन आगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये तो चेक आप लेकर जाएंगे तो अगर 3 महीने नहीं पूरे हुए हैं तो इसमें भुगतान मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आज के डेट में आप इस चेक को लेकर जाएंगे जो हमने पोस्ट डेटेड चेक लिखा है, तो इसका पैसा भुगतान नहीं मिलेगा आपको। इसको आपको पैसा मिलेगा, इसकी भुगतान आपको मिलेगी 30 तारीख को ही, जो डेट उस पर लिखा गया है, इसलिए इसको उत्तर तिथि कहते हैं। और पुराना चेक यानी कि ऐसा चेक जो 3 माह से पुराना हो गया, 3 माह बीत गया हो, तो ऐसे चेक को हम पुराना चेक कहते हैं, जिसमें चेक 3 महीने का डेट बीत गया हो, तो इसको कैंसिल करना होगा और दूसरा चेक इशू करना होगा। फिर आते हैं रेखांकित चेक, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल आदेशित चेक होता है, वो उसी को जो है यहाँ पे ये 1-2 रेखाएं खींच देते हैं इस तरह से। किसी भी चेक के कॉर्नर पे 2 रेखाएं खींचना मतलब इसका क्रॉस कर दिया गया। अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें जिस व्यक्ति का, मान लीजिए कि इसमें राम का नाम लिखा हुआ है, राम नामक व्यक्ति को देना है, तो उसको सिर्फ हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके राम के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। इसका मतलब होता है अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं इसको। यहाँ पे कई बार जगह यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पे ही, तो अकाउंट पे ही होता है, नहीं उसको रेखांकित करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि किसी भी आदेशित चेक को के कॉर्नर में 2 तीखी रेखाएं करते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, और इसका भुगतान सिर्फ आपको खाते में ही होगा। आगे ओपन चेक, खुला चेक है, किसी भी तरह से आप ओपन होता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, बियरर चेक टाइप का होता है। ब्लैंक चेक, कोरा चेक होता है, उसमें किसी तरह की कोई धनराशि नहीं लिखी होती है, एकदम ब्लैंक होता है, सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं। जो भी भुगतान पाने वाला व्यक्ति यानी कि पेई है, अपना अमाउंट डाल के लिख सकता है, तो उसको ब्लैंक चेक करते हैं। प्रमाणित आगे आता है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमाणित या चिन्हित चेक। प्रमाणित मतलब सर्टिफाइड से आशय है जो चेक इशू किया जा रहा है उसमें यह कहा जाता है कि बैंक सर्टिफाइड कर देता है, ये जो बैंक है उस चेक को कहा जाता है कि ठीक है आप इसको लेकर आओगे तो मैं अवश्य आपको भुगतान करूंगा। ऐसा क्यों होता है, ये इसके यानी कि जो लेनदार है, जो पेई है, जो भुगतान पाने वाला है, उसके अंदर एक विश्वास हो जाए कि हाँ बैंक ने वादा किया है कि इस चेक को लाने पर मैं भुगतान कर दूंगा। और ये आमतौर पे जो लेखक होता है, जो आहर्ता होता है, ये जाके बैंक से कहता है कि आप इस चेक को सर्टिफाइड कर दीजिए कि इस पे भुगतान प्राप्त किया जाएगा, तो सर्टिफाइड का मुहर मार देता है
और तब इसको 100% विश्वास के साथ ये लेनदार इसको स्वीकार कर लेता है कि बैंक ने वादा किया है कि हम पैसा देंगे, तो ये आराम से लेता है। इसको हम सर्टिफाइड या प्रमाणित या चिन्हित चेक कहते हैं। आगे है फटा हुआ विकृति, यानी कोई किसी तरह का कटिंग हो गई है, फटा फोटा चेक है, पुराना है, उस तरह का, तो उसको हम विकृत चेक कहते हैं। जाली है, फ्रॉड चेक होता है। कई बार लोग बैंक फ्रॉड करते हैं, उसके अंतर्गत कुछ फ्रॉड गिरी हो जाती है, उसमें चेक नकली चेक आ जाता है, उसको हम फ्रॉड चेक करते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमारा हो गया चेक के बारे में आइडिया। आगे और डिटेल में बात करेंगे। और आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें साख पत्र के बारे में बात किया। साख पत्र और मुद्रा में क्या अंतर है ये बात किया। फिर साख पत्रों के प्रकार की चर्चा कर ली। फिर आगे आपसे बात हो गई कि चेक किसे कहते हैं, साख पत्रों में चेक किसे कहते हैं, उसके कितने पक्ष होते हैं, चेक के प्रकार क्या होते हैं, चेक की विशेषताएं क्या है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने आज चर्चा किया है।